एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10th, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का 4th लॉ। अगर आपने हमारे पिछले जो 3 लॉ हमने करवाए हैं उनके लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो कि आपका 4th लॉ है वो क्या बताता है। तो इस लॉ को पढ़ने से पहले हम इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, एक एलिमेंट है जो कि कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है। अब कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। तो हम इसका 12 जो मास है उसे हम मान लेते हैं कि ये कितना है, फिक्स्ड मास है। ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये कार्बन अगर दो अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट करता है तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, दो अलग अलग कंपाउंड भी बनाएगा। तो हम कह देते हैं कि कार्बन पहले रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। ठीक है। और दूसरे पार्ट में कहता है कि ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ में भी रिएक्ट कर लेता है और ये क्या बना देता है, मीथेन बना देता है। तो यहाँ पे कार्बन जिसका फिक्स्ड मास था उसने अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट करके दो अलग अलग कंपाउंड बना दिए, यहाँ पे हो गया। सेकेंड पार्ट के अंदर वो कहता है कि ये जो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जो अलग अलग एलिमेंट हैं, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएं तो क्या एलिमेंट बन जाएगा। देखो जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है आपका। ठीक है। अब ये लॉ इसके अंदर क्या कहता है, लॉ के अंदर कहता है कि ये जो दो अलग अलग एलिमेंट थे इनकी अगर हम मास रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे देखना इसकी मास रेशियो कितनी आएगी। हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, इसका मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, 8 का डबल 16। तो इसकी जो मास रेशियो हो जाएगी कि 2:8 16 हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 1:8। ये आ गई इसकी मास रेशियो। मास रेशियो ये किसकी मास रेशियो आई है, जो दो अलग अलग एलिमेंट थे। अब यहां पे देखते हैं कि इन दोनों अलग अलग एलिमेंट ने इसके साथ में रिएक्शन करके दो कंपाउंड बनाए हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, एक मीथेन बनाया है। तो यहां पे अगर इस ऑक्सीजन की मास रेशियो देखते हैं तो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। और एक ऑक्सीजन का मास अगर 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहां पे ऑक्सीजन 32 अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, यानी 32 इसका क्या है, मास है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ में रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाया है, मीथेन। तो यहाँ पे मीथेन के अंदर जो हाइड्रोजन कितने मास रेशियो के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4 अमाउंट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर मास रेशियो देखी जाए कि इनने जो कंपाउंड बनाए हैं उनकी मास रेशियो अगर देखी जाए तो कितनी आएगी। देखो यहाँ पे कंपाउंड के अंदर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशियो देख रहे हैं तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4 अमाउंट के अंदर, यानी 4 इसका मास है। तो इसका मास है 4 और ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 मास है। तो देखो इसे सॉल्व करना एक बार, 4 एकम 4 और ये कितने पे कट जाएगा, ये 8 पे कट जाएगा, 4 8 32। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये लॉ ये बात कहता है कि जो दो एलिमेंट हैं वो अगर आपस में ही रिएक्ट करके जो कंपाउंड बना लेते हैं उनकी जो मास रेशियो होती है वो किसके बराबर होती है, वो अगर दो एलिमेंट अगर फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ में कंबाइन करते हैं तो उनकी जो मास रेशियो होती है उसके बराबर हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, उसके कुछ ना कुछ मल्टीपल में हो सकती है। इसको हम हिंदी में लिख के समझते हैं। क्या कहता है हिंदी में, ये कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट की रेशियो, यहां पे हम लिख देते हैं डिफरेंट एलिमेंट की रेशियो उनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड की रेशियो के बराबर या सिंपल मल्टीपल रेशियो होती है। देखो सिंपल शब्दों में हमने क्या बताया कि जो अलग अलग जो एलिमेंट थे उनके द्वारा जो मास रेशियो आ रही थी, देखो उनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड के द्वारा जो मास रेशियो आ रही थी, और जो डिफरेंट एलिमेंट थे उनका तीसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करके बनाए गए जो मास रेशियो आ रही थी वो या तो बराबर हो सकती है या क्या हो सकती है, सिंपल मल्टीपल में हो सकती है। तो यही बात लिखी है कि डिफरेंट एलिमेंट की रेशियो जो है, और डिफरेंट एलिमेंट की रेशियो क्या है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, ये रही 1:8। तो डिफरेंट एलिमेंट की रेशियो उनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड की रेशियो के, अब उनके द्वारा कौन सा कंपाउंड बना था, ये बना था, ये वाला कंपाउंड बना था वाटर, तो उनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड की रेशियो के या तो बराबर होता है या सिंपल मल्टीपल रेशियो होती है।
ठीक है, तो यहां पे अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हमने क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, व्हेन एलिमेंट कंबाइन विद द टू डिफरेंट एलिमेंट, जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं दो अलग डिफरेंट एलिमेंट से, देखो ये वाला एलिमेंट है और ये दो अलग डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, तो दो नए अलग कंपाउंड बनते हैं। तो यही लिखा है हमने, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं किसी और एलिमेंट के साथ में तो दो नए कंपाउंड बनते हैं। देन मासेज ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट, तब जो मास होता है दो डिफरेंट एलिमेंट का, देखो यहां पे ये दो अलग एलिमेंट थे तो यहां पे इन दोनों का जो मास होगा, ये वाला क्या आया है, मास रेशियो आया है। तो कह रहा है देन मासेज ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, ये दो एलिमेंट किससे कंबाइन हुए थे, इससे कंबाइन हुए थे, तो ये जो कंपाउंड आया था इनके अंदर जो ये डिफरेंट एलिमेंट है इनकी जो मास रेशियो है वो बात कर रहा है यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट विल बी इक्वल, वो क्या होगी, बराबर होगी, और ए सिंपल मल्टीपल, या फिर क्या होगी, कुछ ना कुछ मल्टीपल के अंदर होगी, ऑफ द रेशियो, किसकी रेशियो, इन विच टू एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड, जिसमें दो एलिमेंट ने क्या मिलके जो कंपाउंड बनाया था उनकी रेशियो, देखो ये दो एलिमेंट थे उनका जो रेशियो आया था वो किसके बराबर हो जाएगी, जब दो एलिमेंट ने कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाए थे उनकी जो मास रेशियो है इनके बराबर होती है। यही है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपने इस तरीके से लिख के आना होता है। अब हम इसका फिफ्थ लॉ पढ़ लेते हैं जिसका नाम है गाई-लुसैक लॉ। हमारा फिफ्थ लॉ है गाई-लुसैक लॉ। इसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो गैसेज होती हैं वो रिएक्ट करती हैं अपने सिंपल वॉल्यूम्स के अंदर। मान लेते हैं जैसे एक गैस ये है, एक गैस ये है, और वो दोनों अगर आपस में रिएक्ट करती हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। और ये दोनों आपस में जो गैस जो रिएक्ट कर रही हैं ये सिंपल वॉल्यूम्स के अंदर क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। फिर वो कहता है कि इनके रिएक्ट करने के बाद में जो प्रोडक्ट बना है अगर वो गैसियस हो जाता है तो उनकी जो वॉल्यूम की रेशियो होती है वो रिएक्टेंट से मैच करती है। यानी हम आसान शब्दों में एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है नाइट्रोजन प्लस में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया बना देते हैं। इस तरीके से रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अमोनिया के कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2 मोल। तो ये जो लॉ है वो कहता है कि जैसे इन रिएक्टेंट के जो ये नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं वैसे ही इनकी वॉल्यूम की रेशियो होती है। यानी यहाँ पे अगर इनके वॉल्यूम की रेशियो देखी जाए तो क्या हो जाएगी, देखो एक वॉल्यूम इसकी हो जाएगा, ठीक है, इसके हो जाएंगे 3 वॉल्यूम, और इसके कितना वॉल्यूम हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 वॉल्यूम। यानी इनकी जो रेशियो आ चुकी है वॉल्यूम की वो आ जाएगी 1:3:2। और यही बात इस लॉ के अंदर कहता है। इसको आसान भाषा में आप और भी समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है एज वी नो दैट हमें क्या पता है, हमें कहता है कि जो PV किसके बराबर होता है, nRT के बराबर होता है। अब हम कह लेते हैं कि प्रेशर और जो टेम्परेचर है उनकी कंडीशन क्या है, सेम है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मोल होंगे उतना ही क्या होगा, आपका वॉल्यूम होगा। इस लॉ के अंदर ये बातें वो कहता है। तो यही बातें हमने लिख रखी हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग गैसेज कंबाइंस इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, जो गैसेज होती हैं वो अपने सिंपल वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन करती हैं एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनाती हैं। फिर कहता है इफ द प्रोडक्ट फॉर्म, अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है इज ऑल्सो ए गैस, वो एक गैस निकलती है तो इट विल बियर द, तो वो क्या बियर करेगा, सिंपल वॉल्यूम रेशियो बियर करता है विद द रिएक्टेंट गैसेज। यानी जो रिएक्टेंट गैसेज है उनके जितने मतलब मोल्स होते हैं उतना ही क्या हो गया, वॉल्यूम होगा। तो इसी टाइप से आपने ये लिख के बताना होता है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मैं कह दूं हाइड्रोजन होता है जब ये क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो कितने मोल बनाता है, HCl के 2 मोल बनाता है। तो यहाँ पे इनके जो वॉल्यूम की रेशियो होगी कितनी हो जाएगी, देखो हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम है, यहाँ पे क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम है, यहाँ पे HCl के कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है। तो इनकी रेशियो क्या बन जाएगी, इनकी रेशियो बन जाएगी 1:1:2। तो इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना होता है गाई-लुसैक लॉ को। और इस लॉ का दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो इस तरीके से आपने लिखना होता है। अब हम इसका 6th लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है अवोगाद्रोज लॉ। हमारा 6th लॉ है अवोगाद्रोज लॉ। अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि सिमिलर कंडीशन
टेम्परेचर और प्रेशर की अगर सिमिलर कंडीशन होती हैं उनके ऊपर सभी गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर वॉल्यूम इक्वल होता है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स कह लो या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन उनके जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैं कह दूं, यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं डिफरेंट गैसेस का। देखो हमारे पास में डिफरेंट गैसेस हैं। जैसे मैं कह दूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, SO2 गैस है, और कौन सी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ गैसेस लिख दी हैं और मैं कह रहा हूँ कि इनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। जैसे इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है और इसका भी वॉल्यूम V है। ये सारी बातें हम किस पे कह रहे हैं, सिमिलर कंडीशन पे कह रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की। टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे क्या है, सेम है। तो वॉल्यूम इन सभी का क्या होता है, सेम होता है। और अगर वॉल्यूम सेम होता है तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो या नंबर ऑफ मोल्स कह लो, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सभी के सेम होंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं कि किसी भी नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसके क्या बता देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता देता है। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na के द्वारा। A का मतलब है एवोगैड्रो और N का मतलब है नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई में 10⁻23। तो यहां पे अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ में। सिमिलरली यहां पे N की मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ में, यहां पे भी N की मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ में, यहां पे भी N की मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ में। तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सभी के सेम होंगे। लेकिन इनके नंबर ऑफ एटम्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की बातें अगर मैं करूं तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, जैसे 2 मल्टीप्लाई में N ऑफ Na। तो ये नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 हैं। यहाँ पे मैं कह दूं जैसे एक ही नंबर ऑफ एटम है तो 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह दूं जैसे 3 नंबर ऑफ एटम है तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे मैं कह दूं जैसे 4 हैं तो Na हो गया। तो लेकिन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कह लो, वॉल्यूम कह लो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, ये तो क्या होते हैं, सभी के सेम होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ को हम लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, जितने भी गैसेस हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन किस कंडीशन पे, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। केवल टेम्परेचर और प्रेशर जब सेम होगा तभी ये चीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर वो कहता है कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम अगर सेम है इस कंडीशन के ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंड हेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। बट एटम्स में भी डिफरेंट, लेकिन एटम्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। देखो ये जो बातें हैं वो आप पिछले हमारा जो लॉ था उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि PV किसके बराबर था, nRT के बराबर था। और हम अगर कह दें कि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, सेम है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के हो सकता है। और यही क्या बताया है, यही तो एवोगैड्रो लॉ है। तो इस तरीके से आपने पूरा क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।